1977 बैच के आईपीएस अधिकारी, सबसे यंगेस्ट डीजी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, 19 इनकाउंटर, ये कलम हाथ कहाँ से ले ली? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो ऑपरेशनल आदमी था AK-47 वाला। मैंने उनसे कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो मुझसे नाखुश रहते हैं, आप मुझे यूपी से निकाल पाएंगे? मुख्तार अंसारी जो है वो क्राइम में कैसे आया, क्या कहानी है मुख्तार अंसारी की, और ये 1.5 बिस्वा जमीन की क्या कहानी राज बताइए। मैं बताता हूँ। कृष्णानंदन राय जाते हैं क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने, 500 गोलियां चलती हैं AK-47 और G3 गारंटी राइफल से। अरे मुन्नवा ने मार दिया, ओकर चुटैया काट लिया कि माँ मैं इनको होली नहीं मनाने दूंगा। सर काट करके और ये बाल से पकड़ा और लाकर होलिका में आग लगाई, उसमें डाल दिया। 1.5 बिस्वा जमीन की झगड़ा था, छोटे कद की, कंधा झुका हुआ, वो बड़ी झगड़ालू थी। ट्रैक्टर निकालो नहीं गोली मार दूंगा। उस परिवार में 9 विधवाएं हुई। वो जो वर्दी में थे वो थे ब्रजेश सिंह। अजय राय के 3 भाइयों को मुख्तार ने मारा। अच्छा, अवधेश को कैसे मारा? अजय राय कांग्रेस के नेता है, हाँ, उनके भाई को मारा मुख्तार अंसारी ने। जी। एक दौर भी था जब समर्थन भी लिया था। खुला हुआ एक डिप्टी एसपी थे जो उसके कपड़े प्रेस करा के जाते थे, मुख्तार अंसारी का। लखनऊ के बांके माफिया वो भी थे। अब वो बांके कहते थे कोई जवान अगर थोड़ा तिरछा ना हुआ, बांका नहीं हुआ तो जवानी किस कीमत की। ये भी आरोप लगता है कि सेलेक्टिव माफिया। ब्रजेश सिंह की बात करी आपने। ब्रजेश सिंह को तो बढ़िया एकदम जेल वेल से निकाल के बढ़िया आनंद ले रहे हैं ब्रजेश सिंह। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी क्राइम से लेना देना रहा है। आज के हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और मौजूदा राज्यसभा से सांसद ब्रजलाल जी हैं। ब्रजलाल जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। 19 इनकाउंटर इनके नाम है, जिसमें कुख्यात ददुआ जो डकैत था उसका इनकाउंटर भी खुद इन्होंने अपने हाथों से अंजाम दिया था। ब्रजलाल जी ने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन, निशाने पर गुजरात, 1.5 बिस्वा जमीन, लखनऊ के रंगबाज, ये किताबें आपके सामने पड़ी होंगी। ये तमाम वो किताबें हैं जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बड़े क्राइम हुए या राजनीतिक और क्राइम से जुड़ी जो घटनाएं हुई उससे रिलेटेड है ये किताबें हैं, और आप ज़रूर पढ़िएगा। ब्रजलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बच्चा इस चैनल पर आने का। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी, सबसे यंगेस्ट डीजी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, 19 इनकाउंटर, ये कलम हाथ कहाँ से ले ली? कैसे किताब लिखना शुरू कर दिया आपने? राइटर किसने बना दिया आपको? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो ऑपरेशनल आदमी था AK-47 वाला। ये बड़ा सवाल है कि मैंने कभी पुस्तक लिखने के बारे में नहीं सोचा। मैं 11-12 में उत्तर प्रदेश का डीजीपी था। 12 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो गए और उन्होंने मुझे हटा दिया। अच्छी बात है, प्रत्येक मुख्यमंत्री को अपना डीजी रखने का हक होता है। मुझे भेज दिया जाए मुरादाबाद पुलिस अकेडमी। अब मैं काम करने वाला, मेरे पास ज़्यादा काम था नहीं था, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। डिप्टी एसपी थे 125, उनको पढ़ाता था। सब इंस्पेक्टर थे, एक जुडिशरी का बैच आ गया 10 दिन के लिए, उनको पढ़ाया। उसके बाद भारत सरकार ने कुछ सुरक्षा कारण से लिखा कि इनका रहना ठीक नहीं, तो मुझे लाया गया डीजी सिविल डिफेंस लखनऊ। फिर 3 अक्टूबर 2012 को मुझे गृह मंत्रालय बुलाया गया। सिंधे साहब गृह मंत्री थे और उन्होंने मेरा देखा, मैं 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ और तमाम ऑपरेशन कुछ सीक्रेट होते हैं जिसको मैं इस पर बोल नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे करीब 2:30 बजे, मेरी मुलाकात मुश्किल से 1 मिनट की, मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया, ब्रजलाल जी मेरे घर आ जाएंगे, कृष्णा मिलन मार्ग। मैं गया और सिंधे साहब ने कहा, ब्रजलाल जी आप बहादुर हैं, आप जो है, और मैं आपको बनाता हूँ DG CRPF। अभी मैंने बनाया है प्रणव सहाय को 75 बैच, जो DG CRPF। आप आ रहे हैं स्पेशल DG CRPF, वो 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे, देन यू विल बी बिकम्स DG CRPF। मैंने उनसे कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो मुझसे नाखुश रहते हैं, आप मुझे यूपी से निकाल पाएंगे? बोले मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने कहा भारत सरकार को तो सीधे अधिकार होता है, IPS IAS को ले ले, लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहा है यूपीए को। मेरे ऑर्डर्स आ गए। सिंधे साहब बुलाए मुझे, बोले मैंने बात कर लिया मुलायम सिंह अखिलेश यादव से, जी आप जाकर टाइम ले लो। अखिलेश जी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुलायम सिंह जी ने मुझे टाइम दिया। बोले हाँ DG साहब
गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था और मैं आपको रिलीव कर दूंगा। फिर शिंदे साहब बुलाए, फिर बात हुई। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये वन ऑफ द यंगेस्ट डीजी हैं और 14 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो ये सीआरपी चीफ होंगे जो 4.5 लाख की फोर्स है और आपको तंग कर सकते हैं। तो साहब ये कहते रहे, मुझे कार्य मुक्त नहीं किया। अब मैं 2.5 साल डीजी सिविल डिफेंस रहा। तो एक दिन मैंने सोचा कि लाओ क्या करूं, कुछ काम कम है, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो साहब अब मैंने लिखा सियासत का सबक, पुलिस की बारात, लखनऊ के रंगबाज, इटावा फाइल्स, फिर लिखा 1.5 बिस्वा ज़मीन। और इस तरह से हमारी पहली पुस्तक 25,000 कापियाँ बिक गई हैं। सियासत का सबक, उसका बंगला एडिशन आ गया। ये जो किताब आपने लिखी है, हाँ। 1.5 बिस्वा ज़मीन, हाँ। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली है। जी हाँ। तो मुख्तार अंसारी जो है वो क्राइम में कैसे आया, क्या कहानी है मुख्तार अंसारी की, और ये 1.5 बिस्वा ज़मीन की क्या कहानी है, आज बताइए। मैं बताता हूँ। ये 1.5 बिस्वा ज़मीन ऐसा कारण रहा जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक डजन्स में डजन्स में लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। उसकी शुरुआत 2 जगह से हुई थी। एक गांव है दरौली, ये गाजीपुर में, थाना जमानिया, गंगा जी के किनारे। वहाँ एक लल्लन पांडे थे, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, और उनके गांव था शिवपूजन कुशवाहा। लेखपाल था, दबंग था, बड़ी बड़ी मूछें, 6.25 फीट लंबा। होली का टाइम आ रहा था 1974। तो पांडे लोग उसकी ज़मीन पर समाज की ज़मीन थी, गांव पंचायत की, उस पर वो होलिका रखते हैं और सभी लोग रखते हैं। और हमारे यहाँ तो 1 महीने पहले बसंत पंचमी के बाद लकड़ी कंडे रखना शुरू कर देते हैं। शिवपूजन कुशवाहाओं का बाहुल्य था, वो नहीं चाहता था। और उसके बाद उस चीज़ को लेकर के ये लल्लन पांडे पढ़ने गए थे, पहलवान था उभरता हुआ। और इनके जब घर आए तो इनकी माँ लगी रोने कि तुम्हारे पिताजी को शिवपूजन कुशवाहा उसके आदमियों ने पीटा, अमरदेव पांडे को। ये तवाया हुआ, गुस्सा लगा गया अकेला, ये भी पिट गया। इसने अपने बाप को, अपने माँ को बताया कि माँ, मैं इनको होली नहीं मनाने दूंगा। अच्छा। 7 मार्च 1974 को होलिका दहन होना था। शिवपूजन कुशवाहा उधर जमानिया से लौट रहे थे, रास्ते में ये लग गया, उनको मारा और सर काट करके और ये बाल से पकड़ा और लाकर होलिका में आग लगाई, उसमें डाल दिया। अरे, इस तरह से पहली जो शुरुआत हुई। अब जब शिवपूजन कुशवाहा मारे गए, वो लेखपाल जरूर था, दबंग था, और साधु सिंह मकनू सिंह उसके मित्र थे। कमलेश सिंह, साधु सिंह, मकनू सिंह, वो गैंग पहुंच गया। और फिर ये घटना मैंने बताया 7 मार्च, 8 मार्च को सुबह सुबह गोली चली और फिर उसमें ये बच गया लल्लन पांडे। तो एक शुरुआत तो यहाँ से होती है। अब मुख्तार अंसारी की बात बताता हूँ। एक गांव है मुड़ियार, जहाँ के 1.5 बिस्वा ज़मीन मैंने लिखा है। वहाँ पर ठाकुर रमपत सिंह थे, पहलवान थे, बड़ा उनका आदर सम्मान था। और उनके भतीजे थे साधु सिंह, मकनू सिंह, सगे उनके छोटे भाई श्याम नारायण सिंह के बेटे थे। और वो दोनों गोरखपुर के हरशंकर तिवारी का जो और वीरेंद्र शाही का गैंगवार चला 70s 80s के दशक में, वो दोनों मेन शूटर थे। रविंदर सिंह विधायक का मर्डर उन्होंने किया, ठाकुर बलवंत सिंह का मर्डर गए। उस समय तो गोरखपुर क्राइम की राजधानी थी, BBC लंदन से होता था ब्रॉडकास्ट। तो उस समय साधु सिंह, मकनू सिंह उनके शूटर थे। 1.5 बिस्वा ज़मीन की झगड़ा था। साधु सिंह मकनू सिंह की माँ गोदा आजी छोटे कद की, कंधा झुका हुआ, वो बड़ी झगड़ालू थी। और वो 1.5 बिस्वा ज़मीन ये कहती थी हमारा है। अच्छा। और उसी में झगड़ा हुआ। मकनू सिंह, अच्छा ये कोई अंगूठा छाप बदमाश नहीं थे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे। अच्छा। तो साधु मकनू सिंह तो माँ कहती थी अपने मेरे जेठ को मार दो, रमपत सिंह को। मकनू कहता देखो बाहर गुंडाई ठीक है, घर में ठीक नहीं होता। और उसके बाद वो दिन था 24/6/1984। रमपत सिंह खेत जोत रहे ट्रैक्टर से, तब तक ये पहुंच गया। और पहुंच करके इसने कहा चाचा खेत ट्रैक्टर निकालो, नहीं गोली मार दूंगा। उन्होंने समझा मेरा भतीजा क्यों मारेगा। आए, उसके बाद ही शॉट हिम। रमपत सिंह मारे गए,
वहीं से गैंगवार की परिवार में शुरुआत हुई और उस परिवार में 9 विधवाएं हुई। अरे तो जब रमपत सिंह मार दिए गए तो उनका बेटा था त्रिभुवन सिंह, इसमें जेल में है। ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह का एक साथ साथ क्राइम किया। वो यूपी कॉलेज बनारस में पढ़ रहा था, होनहार था, और उसके बाद वो बाप का बदला लेने के लिए बाहर आ गया। एक लड़का था इनका पुलिस में, सीआरपीएफ में, वीरेंद्र बेड़ा, वो आ गया। और इन लोगों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने सगे चचेरे भाई मकनू सिंह को 10 अक्टूबर 85 को गाजीपुर में मार दिया। जब वो मारा तो गैंग वार की शुरुआत ये बढ़ती गई। जब मकनू मारा गया तो साधु जो उसका भाई था, मुख्तार अंसारी, इन लोगों का चेला था, झोला उठाने वाला। तो मुख्तार अंसारी के साथ मिल करके इन लोगों ने, मुख्तार अंसारी, साधु सिंह, कमलेश डहन, इन लोगों ने 2 जनवरी 1986 को ये दोनों भाई सैदपुर से आ रहे थे, एम्बुश करके इन्होंने डॉक्टर रामविलास सिंह और वीरेंद्र बेड़ा को मार दिया। 2 भाई साथ साथ मारे गए। अब इनका भाई था हवलदार राजेंद्र सिंह, बनारस पुलिस लाइन में तैनात था, उसके पास एक गाड़ी भी थी। ये लोग सोचे मुख्तार कंपनी के राजेंद्र सिंह को जब तक नहीं मारेंगे तो ये पूरा घर का जो सोर्स है स्ट्रेंथ का, पैसे का, यही है। तो हवलदार राजेंद्र सिंह की हत्या होती है बनारस पुलिस लाइन के पास। और बनारस पुलिस लाइन में ये 1989 की बात, 88 की बात है। हवलदार राजेंद्र सिंह गेट पर थे और वहीं पर एक गाड़ी आती है, रुकती है, और फिर टेलीस्कोपिक राइफल से फायर होता है और एक गोली लगती है और हवलदार राजेंद्र सिंह मारे गए। अगर जहाँ ये गोली अगर कहीं लगे, इसी तरह से रंजीत सिंह का मर्डर हुआ तो भी ब्रजेश वगैरह के बड़े खास थे, तो अगर ये गोली मारा है तो समझ लो वो मुख्तार अंसारी के शूटर अताउर रहमान बाबू ने मारा है। 7 लाख का उसके ऊपर अवार्ड है। हम भी जब ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, डीजी, हमने भी प्रयास किया, सीबीआई का अवार्ड है, लेकिन वो जो है अभी तक फरार है। अक्सर वो बांग्लादेश और यहाँ कुछ जाता है। मुख्तार अंसारी का रिश्ते में चचिया ससुर है। तो इस तरह से जब राजेंद्र सिंह मार दिए गए, साधु सिंह हाजिर हुआ, जेल चला गया। अब साधु सिंह जेल में था, उसके यहाँ बच्चा हुआ गाजीपुर हॉस्पिटल में। तो गाजीपुर हॉस्पिटल में फिर ये ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह ने ये प्लान किया कि कैसे साधु सिंह को मार दिया जाए। और वो जेल से इनकी तबीयत नासाद हो गई, एज यूजुअल जैसे होता है। गोरखपुर के एक माफिया विधायक थे, अफजाल अंसारी, विधायक हो गए थे गाजीपुर के ना, गाजीपुर के। और इन लोगों के उसमें ये आ गए, यहाँ अपनी पत्नी के साथ उसमें थे। वो दिन था 28 नवंबर 1989। एक गाड़ी रुकती है, उसमें एक डिप्टी एसपी निकलते हैं वर्दीधारी, पीछे इंस्पेक्टर, सिपाही, हवलदार, और बोले चेकिंग करनी है। और जो वर्दी में थे वो थे ब्रजेश सिंह। अच्छा। पीछे चूँकि त्रिभुवन तो उसका चचेरा भाई था, वो पीछे था इंस्पेक्टर की वर्दी। अब कोई आदमी सादे कपड़े से का एक इंस्पेक्टर पहन ले तो का एक आदमी पहचान नहीं पाता। ये घुसे और साधु सिंह को वहीं हॉस्पिटल में मार दिया, दिन दहाड़े मारा, सुबह सुबह। उसको मारने के बाद ये पहुँचे गांव मुड़ियार। अब इनका एक भाई बचा था दामोदर सिंह, उसका क्राइम से कोई मतलब नहीं था, वो विकलांग था। जब वहाँ पहुँचे तो उसको कहा, भैया हमको क्यों मार रहे हो? तो कहा, देखो दामोदर भैया, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, लेकिन आपके भाइयों ने हमारे 2 भाई एक साथ मारे थे। हमने चिता जलती देखी है, अपनी माँ की चित्कार देखी है, तो देखो दादा आपको भी मरना है। और दामोदर सिंह को मार दिया। कह के मारा दिन दहाड़े। और फिर जो घर का नौकर मखंचू था, ये तो जेल जाते जाते रहते थे, फरार रहते थे, तो घर का नौकर मखंचू को ही मार दिया। फिर रमाशंकर सिंह थे जिन्होंने झगड़ा फंसाया था 1.5 बिस्सा ज़मीन का, उनको मार दिया। और उनके मारने के बाद जो साहब सिंह लोगों का गुरु था त्रिभुवन ब्रजेश का, सकरारी धानापुर, अब तो चंदौली में, पहले बनारस में होता था, वो ले गया अपने गांव में। वहाँ अपने 2 दुश्मनों को और मार दिया, 2। उस दिन 6 मर्डर हुए। साधु सिंह के मरने के बाद साधु मकनू गैंग ख़त्म हो गया, तो उसकी कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। इस तरह से ये 2 जगह है, मुड़ियार और दरौली, जहाँ से इस गैंग का उदय होता है। अब उसके बाद साहब सिंह ब्रजेश सिंह के और त्रिभुवन के गुरु थे।
साहब सिंह भी जो है काफ़ी इनके ऊपर, जैसे बताया, शिवपूजन कुशवाहा का सर काट दिया था, और उसी दिन ये साधु सिंह मकरू सिंह ने उसके ऊपर गोली चलाई थी सुबह सुबह। अब वो रणजीत सिंह के पास गया। रणजीत सिंह गाजीपुर के थे, वो भी अच्छा, बड़े एक मिनट माफ, तो एक तरफ त्रिभुवन सिंह, साहेब सिंह और ब्रजेश सिंह, हाँ, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और साधु मकनू, ये पूरा, उसमें कमलेश डान, पांचू, बंसी, ये पूरा गैंग था। और सब ये सफिस्टिकेटेड वेपन थे इनके पास, जो हथियार आप सोच सकते हैं। और फिर वो गैंग वार शुरू होता है, और उस गैंग वार में, जैसे मैंने कहा, सैकड़ों मारे गए। अब उसके बाद साहब सिंह जब मारे गए तो ये कमज़ोर हो गए, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन। फिर इन्होंने पकड़ा सुभाष ठाकुर को, जिसको आजम कारावास है। सुभाष ठाकुर दाऊद इब्राहिम के साथ था। ये लोगों को ले गया बॉम्बे। बॉम्बे में दाऊद का बहनोई था इस्माइल पारकर, उसको गौली के लोगों ने मार दिया था, अरुण गौली के लोग। अरुण गौली को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने उसके बड़े भाई पापा गौली को मरवा दिया था। इन लोगों ने, गौली गैंग ने मार दिया। और उसके बाद जब भागे तो एक सुनील हंदालकर और एक आदमी, वो काफ़ी चोट लग गई, पकड़े गए। उनको जे हॉस्पिटल में रखा गया 9वीं मंजिल पर। दाऊद ने सुपारी दी सुभाष ठाकुर को, और ये लड़के, ये त्रिभुवन और ब्रजेश वहाँ गए। पूरा गैंग था, उसने पूरी प्लानिंग की। सुबह सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे ये वहाँ पहुँचते हैं। एक लिफ्ट रोकी जाती है, वहाँ थी बॉम्बे पुलिस, और वहाँ गए, फायरिंग शुरू हो गई। उसमें 2-3 पुलिस के लोग मारे गए। त्रिभुवन, इसको सुभाष ठाकुर के हाथ में गोली लग गई, और त्रिभुवन जो है, इसने कवरिंग फायर दिया, और ब्रजेश उसके कवरिंग फायर के नीचे हुए घुसा, और सुनील हंदालकर को जे हॉस्पिटल में मार दिया। और वो घटना मारने के बाद ये निकलते हैं। ब्रजेश, इसको त्रिभुवन को भी पेट में गोली लग गई। उसके बाद ये लिफ्ट से नीचे आते हैं। एम्बुलेंस इसने दाऊद इब्राहिम ने लगा रखा था, बहरहाल ये बच गए। वो ऐसी घटना थी, बहुत टर्न लिया उसने, जिसमें एक राय साहब थे, कांग्रेस के मंत्री रहे, मऊ वाले, और उनका भांजा था वीरेंद्र राय, जो इंस्पेक्टर था। ये सब उसमें नामजद हुए। और उसमें अजय राय जो हैं कांग्रेस के, ये जब सुभाष ठाकुर ने एक यादव का मर्डर किया मेहसाना गुजरात में, तो ये भी नामजद हुए थे। अजय राय के 3 भाइयों को मुख्तार ने मारा। अच्छा। रमेश राय, राजेश राय को मारा, और इनके भाई अवधेश राय को मारा, जिसमें उसको आजम कारावास की सजा हुई थी। अवधेश को कैसे मारा? अवधेश सुबह सुबह अपने घर के सामने खड़े थे, एक मारुति वैन पहुंचती है, अजय राय भी साथ में थे, और ये कुछ समझ पाते तब तक निकले, और .45 पिस्टल से फायर होता है, और अवधेश राय वहीं पर ढेर हो गए। मुकदमा कायम होता है, और पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक मज़ेदार बात थी, वो चार्जशीट कोर्ट से जो ओरिजिनल केस डायरी थी गायब हो गई। जब ट्रायल हुआ तो खैर उसकी फ़ोटो कापी थी, उस पर चली। उसी पर मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ओरिजिनल केस डायरी नहीं है तो ये ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब एविडेंस है, फ़ोटो कापी है, सर्टिफाइड है। और इस लड़ाई में फिर अल्टीमेटली मुख्तार अंसारी के मरने के 6 महीने पहले इसको आजम कारावास की सज़ा हुई थी। तब तक इसको 7 केस में मुख्तार अंसारी को सज़ा हो चुकी थी। अच्छा, आप देखिए, दिलचस्प ये है, हाँ, माफ करिए टोक रहा हूँ, अजय राय कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, उनके भाई को मारा मुख्तार अंसारी ने। जी। और फिर कांग्रेस, एक दौर भी था जब समर्थन भी लिया था। बिल्कुल लिया था, उस समय ये बात आई थी। क्या राजनीति का खेल? राजनीति का खेल है क्या, किस तरह से कि उसी मुख्तार अंसारी का। अब एक टर्न और आता है मुख्तार अंसारी का कि साहब इसका पंजाब में कैसे लिंक हो गया, दिल्ली में कैसे लिंक हो गया, इसके गैंग में पंजाब के लोग कैसे शामिल हो गए। 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, और शाही जी जो इस समय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उस समय थे स्टेट मिनिस्टर हों। और उसमें जो मुख्तार अंसारी ने मारा, उसमें कई इनके रिलेटिव थे भूमिहार जात के। उसमें सजदानंद राय, टुनटुन पहलवान, ये तमाम लोग मुख्तार अंसारी ने दर्जनों मारे। उसके बाद जो बीजेपी सरकार आई, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी, उसके साथ में गैंग के मुन्ना बजरंगी,
संजीव जीवा, ये सब वहाँ हनुमान पांडे, ये सब भागते हैं और भाग करके बॉम्बे और फिर दिल्ली होते हुए एक गांव है चौटाला, सब जानते हैं कहाँ पे? हाँ, अबोहर के बॉर्डर पर पंजाब पर। वहाँ एक थे, उनका निक नेम था हिटलर, ओम प्रकाश हिटलर। उनकी ओम प्रकाश चौटाला जी से चलती थी, वहाँ रहे। और उसके बाद वहीं पर मुख्तार अंसारी जो लिंक डेवलप किया, वो लिंक डेवलप किया एक सरदार प्रभजोत सिंह डिम्पी, जसविंदर रॉकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संजीव जीवा, राजवीर रमाला, ये सब जो है ये उस गैंग में आए। और उस समय मुख्तार अंसारी ने वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन सब का क्राइम किया। और एक गोयल साहब थे, उनका अपहरण किया इसने दिल्ली में, पंचकुला लाया गया, पंचकुला से वो छूटे। क्योंकि मुख्तार अंसारी लोटस टेम्पल गया था फिरौती लेने, वहीं दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके बाद वहाँ बताया कि नहीं, इसकी एक आदत थी, पैसा भी लेता था, मार देता, जिसमें रूंगटा मारे गए थे। बनारस वाले जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, उनको भी मुख्तार अंसारी अताउर रहमान ने उनको घर पर गए, बाबूजी हमको कोयला व्यापारी हैं क्या हैं, ले गए, उनका अपहरण हुआ, करोड़ों ले लिया और उनको मार दिया। उनकी लाश नहीं मिल पाई, झूसी इलाहाबाद में कहीं उनको डाल दिया था। तो इस तरह से वो मुख्तार अंसारी पकड़ा जाता है। वेस्टर्न यूपी का लैंक, जडेजा बिल्डर के फला बिल्डर, तमाम जो घटनाएं हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल इन सब में हुई, उसमें मुख्तार अंसारी गैंग रहा। और उसके बाद कई पॉलिटिकल मर्डर हुआ। भोपाल सिंह विधायक थे, मुलायम सिंह को पार्टी में आ गए थे आरएलडी छोड़ करके, उनको मंत्री बनना था। जनवरी 1991 में मेरठ में मार दिए गए थे। ये पूरा गैंग वही था। अब उसके बाद मुख्तार अंसारी को सज़ा हो जाती है। तब तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है। अब उसके बाद ये अपने राजनीतिक रसूख समाजवादी पार्टी ने पाला, विधायक बनाया, उसके भाई अफजाल अंसारी को बनाया। ये लोग आ गए गाजीपुर जेल। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बैरक नंबर 10, वो इन लोगों का आसियाना होता था। उस बैरक को कन्वर्ट किया गया एक पार्ट, बढ़िया बेड लगा, अच्छे बाथरूम लगे। और एक बड़ा, आप सोच सकते हैं कि क्या रसूख था, मुख्तार अंसारी के लिए एक तालाब खोला गया, उसमें मछलियाँ पाली गईं। मुख्तार अंसारी ने जेल के सामने सरकारी ज़मीन पर 2 मंजिला मकान बना दिया और वहाँ लोग जाते थे दर्शन करने। तमाम राजनेता बड़े बड़े, ठेका किसका है, किसको मिलना है, क्या है, वहीं से तय होता था। अच्छा। और जितने मुख्तार अंसारी गैंग के थे, गोरा राय, अंगद राय, मुन्ना बजरंगी, ये सब उस जेल में। और खुला हुआ एक डिप्टी एसपी थे जो उसके कपड़े प्रेस करा कर जाते थे, मुख्तार अंसारी का। और यहाँ, जी हाँ, और यहाँ राजवीर रमाला, प्रभजोत डिम्पी, ये सब जो बड़े बड़े यहाँ जो क्राइम करते थे, क्योंकि ये पैसा यहाँ लोटस टेम्पल पर हैंडओवर करते समय पकड़ा गया था, तो यहाँ क्राइम यहाँ होते थे, पैसा वसूला जाता था गाजीपुर जेल में। तो इस तरह से वहाँ पर यह आशियाना बन गया। और उस याना में मुख्तार अंसारी ने जो सबसे ज़्यादा, ये 2005 से जेल में था, 2005 जब मऊ का दंगा हुआ कराया था। और वहीं जाते हुआ एक बड़ा ही ऐसा मर्डर हुआ था सेंसेशनल, विधायक कृष्णानंद राय का। उसको 400 गोलियां चली थी, 500 गोलियां चली थी। तो ये मऊ दंगे के बाद, जिसमें जिप्सी चढ़ करके राइफल लिए हुए, आज भी फुटेज उपलब्ध होगा, ये गया हुआ है, वहीं से इसने प्लान किया। और प्लान करने के बाद ये गाजीपुर में जेल में चले गए जमानत कटा करके, और वहीं से इसने प्लान किया, अपने को ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल, उसकी सरकार। अब फतेहगढ़ में जाते हैं, और वो था दिन 29 अक्टूबर जो है 2005। कृष्णानंद राय के लिए मारने के लिए मुख्तार अंसारी ने पहले लाया था लाइट मशीन गन। ये सोचता था ये चलता है तो ये सिंपल वेपन नहीं चल पाएंगे, तो लाइट मशीन गन तो उसका रेंज है करीब 1000 मीटर। तो इसका एक था मुन्नर यादव, इसका कभी गनर रहा, उसने अपने भतीजे को पकड़ा और वो राष्ट्रीय राइफल में था, फौज में कश्मीर में, लाइट मशीन गन ले आया। लाइट मशीन गन फायर करती है 550 गोली पर मिनट, रेंज 1 किलोमीटर।
हम लोगों का इन्फेंट्री का मेन वेपन है ये। उसके ऊपर तो मीडियम मशीन गन ही है, बेल्ट फेट जो होती है। और ला करके लाए। हमारे एक डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के, वो थे तैनात बनारस में, सर्विलेंस का इसका नाम आया। और वो डिप्टी एसपी उसने रेड किया, मुन्नर यादव पकड़ा गया, उसका भांजा पकड़ा गया, लाइट मशीन गन रिकवर हो गई, 400-500 कारतूस रिकवर हो गए। मैं उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी जगह तो कोई जाता नहीं था, तो मैं तो किनारे था, लेकिन मुझे भी सब चीज़ मालूम थी, सबको मालूम था। पकड़ा गया। उसके बाद उसने उस डिप्टी एसपी ने मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया, क्योंकि पूरा रिकॉर्डेड था, वो सरकार के आदेश लेकर वो जो है वो सर्विलांस था। लेकिन जैसे मुकदमा कायम हुआ टाडा का, टेररिस्ट एंड डिस्टरप्टिविटीज एक्ट, उसके बाद साहब जैसे कहर बरप गया और उस लड़के को इतना प्रताड़ित किया गया। मैंने खुद देखा है उसको एक सीनियर अफसर द्वारा गाली देते हुए प्रताड़ित करने के लिए, और ये हुआ उस आदमी ने फरवरी 2005 में इस्तीफा दे दिया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज अधिकारी जिसने मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर रेड की, लाइट मशीन गन रिकवर की, उस पुलिस अधिकारी को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी उस दौर में कि उसने यूपी पुलिस से वीआरएस ले लिया और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। एक माफिया डॉन का ये रसूख था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, यहाँ तक हुआ कि उसको डीएम गाजीपुर ने वो गया कोई वो देने शिकायत करने। कुछ लोग गए, चूँकि नौकरी छूट चुकी थी, तो एक डीएम थे, बड़े ख़ास थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुकदमा कायम किया, एक चपरासी से करवाया कि ये कचहरी पर हमला करने आया था पुलिस वाला। जी हाँ, जी हाँ, उसको जेल में डाल दिया गया। अब एलएमजी तो पकड़ी गई, लेकिन मुख्तार अंसारी अडमेंट था कृष्णानंद राय को मारने के लिए, सर्विलांस पर आ गया था। सबको मालूम हुआ, इसके घर को बोलते हैं फाटक। फाटक में सब ये मुन्ना, बजरंगी, अताउर रहमान, बाबू, संजीव, जीवा, गोरा राय, अंगद राय, हनुमान पांडे, जितना गैंग था सब इकट्ठा हो गया, सबको मालूम था। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, तो मुझे भी जानकारी हो जाती थी। अब उसके बाद एक कप्तान साहब थे, बड़े ख़ास थे मुख्तार अंसारी। आप देखेंगे मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि जो मुख्तार अंसारी के उसमें नहीं आया, खासकर जो डायरेक्ट आईपीएस थे, वो कोई एक अफसर तो एक दिन रहा, वो कोई 5 महीने ज़्यादा नहीं रहा, तो वो जो थे उनके ख़ास थे तो वो एसपी थे। अब सबको मालूम है मुख्तार के यहाँ सब हथियार लेकर पहुँच गए, मुख्तार तो बैठे हैं जेल में। और उसके बाद ये हुआ कि भाई कैसे रेड हो, तो डीआईजी साहब को बताया गया, डीआईजी साहब भी हाथ खड़ा कर दिए। फिर यहाँ आता है डीजी साहब को बताया गया, एक आईजी रैंक का अफसर कहा गया कि जा कर के ऊपर बता दीजिए, टॉप ऊपर बता दिया। उन्होंने कहा उन्हीं के परिवार के एक बड़े नेता, नाम लेना उचित नहीं है, उनको बता दिया। वो अफसर कहता, उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और 28 दिन था नवंबर 2005, कृष्णानंद राय जाते हैं क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने, आते हैं, रास्ते में 500 गोलियां चलती हैं AK-47 और G3 गेरेंट 3 राइफल से। कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी, 6-7 लोग मारे गए। और साहब वो घटना होती है, मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ, उसने फैजाबाद जेल में बंद अपने एक जो भी विधायक रहा है उसको फ़ोन किया, वो सर्विलांस पर था भोजपुरी में, अरे मुन्नवा ने मार दिया, हाँ ओकर चुटैया काट लिया, वो चोटियाँ रखते थे, तो मुन्ना बजरंगी ने उसकी चोटी काट ली, और वो चीज़ रिकॉर्ड हो गया STF केस उसमें। और वही ऐसा केस था, मुख्तार अंसारी को जमानत नहीं होने दिया। और दुखद ये रहा, दिन दहाड़े गोली चलती है, उसमें कई गवाह कोई सड़क पर मरा हुआ मिला, कोई संसद पतियों में घर में मरे मिले, और ये हाल रहा। कृष्णाराम के भतीजों तक ने गवाही नहीं दी, क्योंकि ये हाल था किसी को मार सकता है, और ये हाल वो केस छूट गया। उनकी पत्नी यहाँ आई हाई कोर्ट में, बहरहाल उस केस में अब तो मुख्तार अंसारी नहीं रहा। तो ये हाल था कि सबकी जानकारी में, और रेड नहीं हुआ। अगर रेड एक दरोगा भी रेड कर देता तो कृष्णानंद राय बच जाते। मैंने उस पुस्तक में भी लिखा है, और हम आर्टिकल भी लिखते हैं उसमें भी लिखा है। तो ये मुख्तार अंसारी का असूर रहा
किस तरह नजराए मारे गए। तो यूपी में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 3 माफिया ऐसे थे जिनका एक हमने इसमें चैप्टर लिखा है, माफिया सिंडिकेट। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सिवान का शहाबुद्दीन। ये 3 ऐसे थे। इस पुस्तक में हमने लिखा है कि शूटर जो थे, कोई काम होता था, हथियार एक्सचेंज होते थे, शूटर जाते थे यहाँ वहाँ। तो ये मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि कौन कौन से वेपन थे, जितने AK-47 UG कार्बाइन, AK-74 U, जितना सोच लो। मैंने इसमें पुस्तक में मैंने पूरे हथियारों का विवरण दिया है। तो इनके आपस में तो माफिया सिंडिकेट ऐसा था कि जितनी बड़ी घटनाएं हुई ये मिलकर करते थे। यहाँ क्राइम किया गाजीपुर में, शहाबुद्दीन के यहाँ पहुँच गए, और जहाँ उसकी सरकार होती थी तो वहाँ कोई जाता नहीं था। उनको बड़े मुश्किल से जेल हुआ तो अपने घर में रहते थे शहाबुद्दीन, और उसी दौरान उनका बेटा हुआ उसामा। हाँ, और गाजीपुर वहाँ सिवान जेल में उसका दरबार लगता था। लोग जाते थे, अपनी फरियाद सुनाते थे। उसके बाद बड़े मुश्किल से उस पर रेड हुआ था, जिसमें यूपी पुलिस का भी रेड रहा। जब घर पर गोली चली थी उसमें बिहार पुलिस के 2-3 सिपाही मारे गए थे, इसके भी 8-10 आदमी मारे गए थे। वो पहली बार था जब ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर मुख्तार अंसारी ने, अरे शहाबुद्दीन का आप सुने होंगे, मुन्ना बाबू थे, उनके 2 बेटों को एसिड से नहला कर मार दिया। तो पूरी पुस्तक इसमें आप पाओगे, ये पूरा हमने लिखा है किस तरह से शहाबुद्दीन का आतंक रहा, और किस तरह से शहाबुद्दीन और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गाजीपुर जाते थे खादर में शिकार खेलने, पिकनिक, हिरन मारते थे, बनता था वहीं। और जब शहाबुद्दीन के यहाँ रेड हुआ तो एक हिरन को जिबा करते हुए एक फ़ोटो इसके घर में मिला। हिरन मारे तो चूँकि जिबा नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं, तो वो जंगली जानवर का जिबा करते हुए फ़ोटो मिला था। तो मुख्तार के उसके यहाँ शहाबुद्दीन और अतीक अहमद, मैं इलाहाबाद का स्टूडेंट रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वहाँ 79-81 में असिस्टेंट SP रहा हूँ, वहाँ पर SP रूरल रहा हूँ, बाद में DIG कम कमांडेंट रहा हूँ PSC का। तो मुझे देखा है कि उस समय अतीक अहमद का साहब ये हाल था कि माननीय मुलायम सिंह जी गए एज मुख्यमंत्री और उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, वो है, आप ढूंढ लीजिएगा। इसके अलावा जो एक SSP थे, वो चुपके से कंबल ओढ़ के गए नैनी जेल में, मुख्तार भाई से मिलाए, और उनके यहाँ दारू पीने का जमावड़ा लगता था। तो ये माफिया ऐसे नहीं होता है। ये माफिया जो तंत्र हुआ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो 77 बैच का IPS अफसर हूँ। हमने कई दौर देखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने देखा पॉलिटिशियन जो क्रिमिनल पालते थे, लेकिन गले में डालकर नहीं घूमते थे। अगर पकड़ा गया कहते नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा दौर आया जो गले में लेकर घूमने लगे, उनका इलेक्शन में प्रचार करने लगे। माफिया भाई मुख्तार अंसारी जो गया अपने गैंग के साथ चौटाला गांव में, तो वहाँ समय बिताने थोड़ा गया था, इलेक्शन में उसका इस्तेमाल होता था, वहीं से वो क्राइम करता था। उसके बाद दूसरा दौर आया जब खुलेआम ये इनको पनाह देने लगे, खुलेआम। जब क्रिमिनल ने देखा कि मैं तो इसको MP बना रहा हूँ, विधायक तो खुद क्यों ना बन जाऊँ, तो उस दौर की शुरुआत होती है जब माफिया बाहुबली बनते हैं। माननीय बने 85 में हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, DP यादव, मुलायम सिंह ने अन्ना, एक बदमाश अनुराग शंकर उन्ना, उसको MLC बनाया और 3 बार उन्नाव से चुनाव लड़ाया गया सांसद का। तो वो दौर जो चला, आपकी बात सुनना ऐसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, सारे माफिए सारे समाजवादी पार्टी के दौरान बने। जी हाँ, ये सब समाजवादी पार्टी में थे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक था ददुआ ठोकिया, मैं साहब ADG लॉ एंड ऑर्डर होता था, और ददुआ ठोकिया का फिर वो ऑपरेशन जो ददुआ के नज़दीक पहुंचता था वो SP ट्रांसफ़र हो जाता था। खैर उसमें सरकार बदली, STF की टीम बनी, मैं ही STF का ओवरऑल चीफ था, अमिताभ यस हमारे SSP STF होते थे, और पूरा ऑपरेशन वो किया गया, ददुआ मारा गया। 300 से ऊपर केस। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, ददुआ फरार था, उसको कहा जाता था बीरप्पन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उसके भाई को मुलायम सिंह जी ने मिर्ज़ापुर सीट से सांसद बनाया। उसका बेटा वीर सिंह
किसी की हैसियत नहीं हुई कि चुनाव में खड़ा हो जाए जिला परिषद अध्यक्ष चित्रकूट। फिर वहाँ से विधायक बना, उसका भतीजा राम सिंह विधायक बना। तो जिसका उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, ददुआ के भाई भतीजे और बेटा। और उन्होंने फूलन देवी को भी बनाया वहाँ से। तो ये, और एक जो चंबल गैंग था, आप सुने होंगे निर्भय गुर्जर। निर्भय गुर्जर जो है उसमें उसने एक बार टीवी पर कहा, उसको बड़ा शौक हो गया, कहा हमने तो समाजवादी के बड़ा नेता को सोने का मुकुट पहनाया, इनको चांदी का मुकुट पहनाया। तो वो जमाना था, चाहे पाठा हो चाहे चंबल गैंग हो, इनका इस्तेमाल होता था, इनका फरमान जारी होता था। ददुआ ने कहीं भी आपने वोट नहीं दिया तो उंगली पत्थर पर रखवाया, यहीं से काट दिया, इसी से दबाए थे बटन। जो आपकी अभी तक बात सुन रहा हूँ उससे तो लगता है कि ये नेता लोग असली माफिया हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग यही माफिया हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो माफियागिरी ऐसा हुआ कि उस समय खुलेआम इनका प्रयोग हुआ और इसीलिए एक पैरेलल इकोनॉमी बनी। आपका ये काफिले चलते थे इनके, 12-15 गाड़ियों का काफिला, जितने सरकारी ठेके वो इन माफियाओं का कब्जा। जिसको कहते थे जेल में रहते हुए कि ये ठेका फला करेगा तो वही करेगा, और जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी इन तमाम मर्डर कराया। ये गायों का तस्करी में बंदा, उसमें करोड़ों रुपए महीने का काम कमाता था और जिसको चाहता था उसको पोस्ट कराता था। और पूरे यहाँ से गायें और बैल जाते थे, जमानियाँ होते हुए, गाजीपुर होते हुए, बलिया होते हुए बिहार, बिहार से बांग्लादेश। तो ये पूरा रैकेट जो रहा, तो ये कहिए बिना पॉलिटिशियन के उसके ये नहीं होता। तो उस समय तो वो मैंने कहा, दूसरा तो खुद ही विधायक बन गए, लेकिन तभी अफसर दूर रहता था। लेकिन एक स्टेज वो भी आया, स्पेशली समाजवादी पार्टी सरकार में, जब एक ही टेबल पर नेता, माफिया और अफसर बैठने लगे। वो भयंकर कॉकटेल, मैं कहता हूँ इससे खतरनाक कॉकटेल कुछ हो नहीं सकता, ये आई। और उसका छुटकारा मिला। ये नहीं मैं बीजेपी का हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के समय में जब माफियाओं पर कार्रवाई हुई, इनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, ये जेल में भेजे गए। भदोही के एक विधायक हैं विजय मिश्रा, वो भी जेल में है। उनके घर से AK-47 रिकवर होती है। उनके भतीजे। तो योगी आदित्यनाथ के समय में जो माफियाओं पर कार्रवाई हुई, संगठित कार्रवाई हुई, उसका परिणाम हुआ आज उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त है। और दिक्कत ये रही, यहाँ मैं आपको काट रहा हूँ, ये भी आरोप लगता है हाँ, कि सेलेक्टिव माफिया, हाँ, ब्रजेश सिंह की बात करी आपने, हाँ, ब्रजेश सिंह को तो बढ़िया एकदम जेल वेल से निकाल के बढ़िया आनंद ले रहे हैं ब्रजेश सिंह। नहीं ऐसा है, इतने लोगों का मर्डर किया, दाऊद इब्राहिम के कहने पर हाँ, जेजे में जाके शूट आउट किया, ब्रजेश सिंह तो मजे ले रहे हैं। बिल्कुल किया। और चूंकि आप बीजेपी के भी हैं, हालांकि ठीक है हम तो आपको पुलिस के तौर पर देखते हैं, हाँ, तो ये भी आरोप दे दीजिए। अब क्राइम पॉडकास्ट है, ये भी दीजिए। क्राइम ऐसा है, जिसने क्राइम किया उस पर कार्रवाई हुई। क्राइम जिसने किया रहते हुए उस पर योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा नहीं। तमाम ठाकुर थे जो आपके मऊ के थे, मुख्तार अंसारी का पैसा होता था, चलता था फला बाबू साहब के नाम पर, उन पर कार्रवाई हुई। ब्रजेश विजय मिश्रा तो ब्राह्मण था, उस पर कार्रवाई हुई। राजपूतों पर कार्रवाई हुई। कई माफिया ऐसे मारे गए जो राजपूत थे। तो ये नहीं, सेलेक्टिव नहीं, जो क्राइम करता है। और आज उत्तर प्रदेश में यही कारण है 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। आज यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो एक जो हुआ माफिया पर नो टॉलरेंस की कार्रवाई, और काफ़ी माफिया तो साफ हो गए हैं, कुछ जेल में है, जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है, नहीं तो एक समय ये होता था अपहरण। मैं SSP इटावा रहा हूँ, कभी करिएगा, मेरी पुस्तक है इटावा फाइल्स, कि किस तरह से पाला जाता था, किस तरह से, और अपहरण एक उद्योग बन गया था। मैं मेरठ का SSP रहा, जिस पर आपने पिछला पॉडकास्ट किया था, पुलिस की बारात, कोई व्यापारी नहीं जाता था, उठा लिए जाते थे, उसके बाद लाखों लाख रुपया देकर छूटते थे। तो ये जो माहौल था, आपने सही कहा, ये गठजोड़ जो था पॉलिटिकल, क्रिमिनल, और जब उसमें अधिकारी शामिल हो गए तो खतरनाक कॉकटेल बना, जिसका बहुत खामियाजा उत्तर प्रदेश ने भुगता है। लखनऊ के रंगबाज क्या है? लखनऊ के रंगबाज, आपने सही कहा। मेरी एक पुस्तक लिखा मैंने, ये पुस्तक है लखनऊ के रंगबाज, और फ्रंट पेज पर मेरा ही फोटो है, और इस पर अभी सीरियल बन रहा है।
अच्छा। जल्दी ही करीब 1 महीने में इसकी शूटिंग, इसके 5 डायलॉग जो हैं 5 एपिसोड के मेरे पास आ भी चुके हैं। तो ये मैंने लखनऊ सेंट्रिक लिखा। मैं लखनऊ का एसपी सिटी था 17 जुलाई 84 से 30 जून 86। तो लखनऊ शहर है नजाकत नफासत का, लखनऊ की तहजीब। लखनऊ में गाली भी दी जाती है तो जनाब कह करके, गाली भी जनाब के साथ, वो भी बड़ी तहजीब से दी जाती है। लखनऊ भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर उसका नाम था लखनपुर, लखनौती, और करते करते वो लखनऊ हो गया। इसमें जब राजधानी चेंज हुई और नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में आज जो मॉडर्न लखनऊ है उसमें बड़ा रूप वहाँ के नवाबों का रहा, और वो है नवाब आसिफउद्दौला। तो आसिफउद्दौला जो है उन्होंने इसको, और आज ये लखनऊ कहा जाता है। तो लखनऊ में एक जो पुराने ज़माने में रईस होते थे, तवाइफें होती थी, मुजरा तो लखनऊ का बड़ा प्रसिद्ध है, और उनके सोहदे होते थे। सोहदे जो होते थे शाम को तहमत, जालीदार बनियाइन, गोटेदार कोटा, और अकेले नहीं निकलते थे, 4-6 का झुंड निकलता था, और हाथ में बेला की माला, गले में माला, और निकलते थे फप्तियाँ कसते हुए। तो वो पूरे लखनऊ का बहादुरी को अपने को ठेकेदार समझते थे, और मरने मारने पर तैयार रहते थे। निकलता था तो लोग उनका देखते थे, भाई सोहदे हैं। ये सोहदों को जमाना चला। उसके बाद फिर एक आया, जब नवाबी ख़त्म होने लगी तो फिर बांके आए। एक भगवती चरण वर्मा की किताब है लखनऊ के बांके, माफिया वो भी थे। अब वो बांके कहते थे, कोई जवान अगर थोड़ा तिरछा ना हुआ, बांका नहीं हुआ, तो जवानी किस कीमत की। तो साहब बांके चले, और जब आज़ादी आई है तो वही जो बांके थे, स्वादे थे, वो रूप समय के साथ बदलता गया, और फिर मैंने उनका नाम दिया है रंगबाज। रंगबाज। तो लखनऊ के जो रंगबाज हैं उसकी कहानी हम फिर अगले एपिसोड में सुनेंगे। और अभी आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो रहा आपके पूरे जो बातचीत है ये एपिसोड में, कि कैसे उत्तर प्रदेश, आज का जो यूपी आप देख रहे हैं, धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहा है, बड़े बड़े माफिया मारे जा रहे हैं, और इस इनकाउंटर पर भी सवाल भी ढेर सारे उठाए जाते हैं कि किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो ताबड़तोड़ इनकाउंटर करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक जो हकीकत है वो खुद आपने बृजलाल जी से सुनी। बृजलाल जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे और सालों तक उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दी। तो जब एक पुलिस अधिकारी ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे एक ऐसा दौर आया जब एक ही टेबल पर माफिया, नेता और पुलिस अधिकारी बैठने लगे थे। अब सोचिए ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा होगा, और आज के उत्तर प्रदेश को आप देख ही रहे हैं। आपको ये शो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।